हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करती हैं अपनी इनफर्टिलिटी सीरीज पार्ट 2 को। बहुत लोगों की डिमांड थी कि इसके ऊपर और वीडियोस बनाई जाएं ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके और आप अपनी ट्रीटमेंट की दशा की तरफ एक बेहतरीन कदम उठा सकें और राइट नॉलेज के साथ अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि आज की वीडियो का टॉपिक है एनिवुलेशन, यानी कि जिन लोगों को अंडा ना बनने के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बीच बीच में हमने काफ़ी ऐसे टिप्स डिस्कस किए हैं जिनको अपनाकर आप इस समस्या का समाधान इजीली पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं एनिवुलेशन के ऊपर। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनिवुलेशन की जो समस्या होती है, यूजुअली देखा जाता है कि जितने भी हमारे पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, नियर अबाउट 30% केसेस एनिवुलेशन की समस्या के देखने को मिलते हैं। यानी किसी स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें से जो एग्स मौजूद होते हैं वो ओव्यूलेट ही नहीं हो पाते हैं, निकलकर ट्यूब में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती और इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। आइए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास यूजुअली जब आते हैं तो अगर वो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या लेकर आए हैं तो काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिनको जानकर हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट एनिवुलेशन की समस्या का शिकार हो सकता है या उसको इस कारण के प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। सबसे पहले जान लेते हैं एनिवुलेशन क्या है। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बारे में अगर हम आपकी बात करें, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ओव्यूलेशन के बारे में बात की, हर महिला के शरीर में अंडाशय के अंदर मौजूद डिफरेंट जो फॉलिकल्स होते हैं उन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और यानी वो नियर अबाउट 20 से 22 mm तक पहुंचता है तो उसे मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है। मैच्योर फॉलिकल्स ओवरी से निकलकर थोड़े दिन के बाद ट्यूब में आ जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब्स में ही वहाँ पर हस्बैंड के शुक्राणुओं के साथ फर्टिलाइज होकर पेशेंट कंसीव कर लेती है। अब यदि ओव्यूलेशन ही ना किसी के शरीर में हो, यानी कि अंडाशय से जब अंडा ही नहीं निकल रहा है तो फर्टिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, पेशेंट कंसीव कर ही नहीं पाएगी। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो पेशेंट के मेनार्क से लेकर, यानी कि जब से पहली बार उसका पीरियड शुरू हुआ है तब से लेकर मीनोपॉज तक, यानी कि जबकि किसी पेशेंट का पीरियड नेचुरल तरीके से बंद होता है तब तक होता रहता है और इसका जो यूजुअली टाइम पीरियड होता है वो 23 से लेकर 34 डेज के बीच में होता है। ओव्यूलेशन के पर्टिकुलर डेज क्या होते हैं, वो हम कैसे पता लगाएं कि किसी पेशेंट का ओव्यूलेशन कब हो रहा है, इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वीडियो को चेक ज़रूर करें ताकि आप लोगों को भी अपना फर्टाइल पीरियड पता लग सके कि आप लोग किस पीरियड में ओव्यूलेट कर रहे हैं और उसका पता लगाकर आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं कि ओव्यूलेशन के क्या कारण होते हैं। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ओव्यूलेशन का मेन कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। फ्रेंड्स, ये जो हमारी सीरीज़ है इनफर्टिलिटी की सीरीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप वही टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप उस वीडियो को देखें, तभी आप सेकेंड वीडियो को इजीली समझ पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ओव्यूलेशन की जो समस्या होती है वो यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलती है और ओव्यूलेशन का ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस कारण है, इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और इसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो हर एक स्त्री के शरीर में उसके पीरियड के आधार पर पर्टिकुलर डेज वाइज रिलीज होते रहते हैं। यानी पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर दिनों में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते कर पूरा एक चक्र बनाते हैं और उसी चक्र के आधार पर पेशेंट के गर्भाशय के अंदर मौजूद एंडोमेट्रियम यानी झिल्ली तैयार होती है। इन्हीं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आकर अंडाशय में अंडा तैयार होता है और इन्हीं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आकर पेशेंट को पीरियड आता है। तो यदि इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस है तो पेशेंट की ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और इसके साथ साथ एनिवुलेशन भी होगा, यानी पेशेंट की ओवरीज में एग पूरी तरीके से नहीं बन पाएगा।
इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा है कि पेशेंट की मैच्योर एग जो होते हैं, किसी भी जो पेशेंट होती है उसकी ओवरीज में एग्स तो बनते हैं, लेकिन सारे एग्स में से कोई पर्टिकुलर एक एग बढ़कर डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बना पाता। यानी कि फॉलिकल्स तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी फॉलिकल्स मौजूद हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। और ये यूजुअली उन केसेस में देखने को मिलता है जो कि पेशेंट ज़्यादातर पीसीओडी के शिकार होते हैं, पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में पेशेंट्स की ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई एक पर्टिकुलर अंडे को बनने नहीं देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं, और पेशेंट ओव्यूलेशन की समस्या का शिकार हो जाता है। इसके साथ साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि हमारी ब्रेन में मौजूद होती है, जब उसके सीक्रेशंस में डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी कि प्रॉपर ओवरीज को सिग्नल नहीं मिल पाता कि वो हमारे LH एंड FSH या जो भी हार्मोन्स ओव्यूलेशन को ओव्यूलेट करने में सहायक हैं, जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा ब्रेन से तो ओव्यूलेशन की समस्या सामने को देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, हमारी ब्रेन में एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड मौजूद होती है जो हमारी शरीर के अंडाशय में, गर्भाशय में मौजूद जो हार्मोन्स हैं जिनकी हमने अभी बात की, उनको गवर्न करने में और उनको सही रूप से सही टाइम पर रिलीज होने में हेल्प करती है। तो यदि उसमें किसी तरीके का इम्बैलेंस हो जाए तो भी ओव्यूलेशन की समस्या सामने आती है। जनरल कॉजेज में देखें तो ओबेसिटी एक मुख्य कारण होता है ओव्यूलेशन का। यदि किसी पेशेंट का BMI बढ़ा है, यानी पेशेंट ओवरवेट है या फिर ओबीज है, या फिर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी पे सिम्टम्स इस तरह के देखने को मिल रहे हैं कि इरेगुलर हेयर ग्रोथ है, फेशियल ग्रोथ, या उसके टमी पर रेगुलर हेयर ग्रोथ है, तो ये इंडिकेट करती है कि उसके एंड्रोजेंस यानी कि इंसुलिन एंड टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स बॉडी में एक्सेस हो गए हैं या इरेगुलर हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ओव्यूलेशन की समस्या का शिकार हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आजकल एक बहुत ही कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं SIA यानी कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया इनफर्टिलिटी के कारण, दिनों रात उठते बैठते वो इसी सारे समस्या का शिकार रहते हैं कि हम किस तरह कंसीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल लाएं, अपनी स्ट्रेस को कम करिए, क्योंकि ये स्ट्रेस ही एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है जो आपकी हाइपोथैलेमस को, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। और LH FSH जो हार्मोन्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिलीज होने में बाधा करता है। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन अगर दी है तो उसका समाधान आप ही के हाथ में है, और इसको सॉल्व करते ही पेशेंट नेचुरली ओव्यूलेट करने लगता है। कुछ केसेस में ऐसे देखा जाता है कि यदि किसी पेशेंट की ओवरीज में किसी तरीके की कोई सिस्ट हो गई है, जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में ओवेरियन सिस्ट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सिस्ट का साइज यदि बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इसको मेडिसिनली ट्रीट ना करके सर्जिकली ट्रीट करना पड़ेगा, फॉर जिस तरह कोई सिंपल सिस्ट है, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, या कोई चॉकलेट सिस्ट यदि पेशेंट के ओवरीज में मौजूद होती है, वो बार बार रियकर हो रही है, तो यदि डॉक्टर्स उसको सिस्टेक्टमी करते हैं, यानी कि ओवरी को से सिस्ट को रिमूव करने के लिए सर्जरी करते हैं, तो उसके कारण ओवरीज में स्कार्स हो जाते हैं, यानी कि कुछ टिश्यूज ओवरीज के भी बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ओवरी अपना फंक्शन रीगेन करने में समय लेती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यूजुअली नॉर्मल फंक्शंस कुछ समय के बाद रिटेन हो जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कारण यूजुअली लोग मिस आउट कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारी ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स तो मौजूद होते हैं, और फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल बनता भी है, मैच्योर भी होता है, यानी डॉक्टर्स एग बनाने की मेडिसिन भी देते हैं, और वो प्रॉपर अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, यानी 20 से 22 mm तक हो जाता है, लेकिन वो फॉलिकल रप्चर नहीं होता, यानी रप्चर होकर वो फॉलिपिन ट्यूब्स में नहीं आता, वो या तो वो अपने ओवर साइज से बढ़कर एक सिस्ट बना देगा, या फिर कुछ समय के बाद वो रिग्रेस होकर वापस
डिजेनरेट हो जाता है। तो इस कंडीशन के कारण जो एनोवुलेशन हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसको पता लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको ट्रीट करना थोड़ा सा बिट ट्रिकी है। बस हमें ये जानना होता है कि प्रॉपर डे कौन सा है। इसके लिए डॉक्टर्स आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं कि किस दिन आपका फॉलिकल ओवरी में मैच्योर हुआ है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम, यानी कि प्रॉपर तरीके से फॉलिकल्स बनने के बाद, तैयार होने के बाद, मैच्योर होने के बाद भी रप्चर नहीं हुआ और ओवरी में एग रिलीज नहीं हुआ और इसने इनफर्टिलिटी की समस्या को पैदा कर दिया। इसके साथ साथ ही कुछ केसेस में ऐसा प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर के केसेस भी सामने आते हैं कि यदि कोई महिला अपनी 30 साल की एज से पहले उसकी बॉडी में मौजूद हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या AMH ये नेचुरल तरीके से यदि कम हो जाते हैं तो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की निशानी होती है। यूजुअली यदि किसी पेशेंट का AMH 1 से कम देखने को मिलता है तो इसका मतलब उसकी बॉडी में जो मौजूद फॉलिकल्स हैं, ये रिजर्व एग की जो मात्रा है, नंबर्स हैं, वो कम हो गए हैं और पेशेंट कंसीव करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स में सबसे बड़ा सिम्टम्स यही है कि पेशेंट हमारे पास इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर आता है, या यूजुअली ऐसा भी होता है कि उसके पास एक बेबी पहले से मौजूद होता है जो कि उसने नेचुरल तरीके से कंसीव किया होता है, लेकिन सेकंड बेबी जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो उन्हें कंसेप्शन ईजिली नहीं हो पाता है। तो एक सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है। दूसरा सिम्टम्स, क्योंकि एनोवुलेशन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट पेशेंट की मेंस्ट्रुएशन को भी इफेक्ट करता है, यानी कि उसका पीरियड या तो स्कैंटी होगा या फिर रुक रुक कर कुछ समय, जैसे 2 महीने या 4 महीने में चढ़कर पीरियड आता है या पीरियड बहुत कम आता है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि एनोवुलेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पिछली वीडियो IUI की सेक्शन में IUI स्टिमुलेशन वीडियो आप डिटेल में देखें, क्योंकि उसमें हमने ये स्टिमुलेशन के ऊपर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरीके से ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन करना चाहिए और उसके क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या मेडिसिन यूज़ होती है। लेकिन फिर भी यहाँ ब्रीफ में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यदि किसी पेशेंट की एनोवुलेशन की समस्या है तो उसके कारण के आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यानी अगर ओव्यूलेशन का मुख्य कारण, एनोवुलेशन का मुख्य कारण है कि ओवरी में एग बन ही नहीं रहा है, तो स्टिमुलेशन मेडिसिन के द्वारा, जिसको क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर लेट्राजोल, ये 2 टैबलेट्स मार्केट में मौजूद होती हैं, इनके द्वारा स्टिमुलेट करके ओव्यूलेशन कराया जाता है। या फिर कुछ केसेस में हम GnRH इंजेक्शन, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर HMG, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, इनको पर्टिकुलर डेज में लगाया जाता है। पेशेंट की ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये फॉलो किया जाता है कि ओवरीज में एग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमने अभी बात की अनरप्चर फॉलिकल्स की, यदि इन दवाइयों के थ्रू या मेडिसिन या इंजेक्शंस के थ्रू यदि कि पेशेंट की ओवरी में कोई भी फॉलिकल पूरी तरीके से बनकर मैच्योर हो जाता है लेकिन वो अनरप्चर नहीं हो रहा है, तो उस समय हम पेशेंट को एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं जिसको HCG कहा जाता है। ये कुछ पेशेंट में हम 5000 इंटरनेशनल यूनिट और कुछ पेशेंट में 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शंस के 36 से लेकर 48 आवर्स के अंदर ही पेशेंट ओव्यूलेट कर लेता है। इससे हमें पेशेंट का फर्टाइल पीरियड भी पता चल जाता है। और जो लोग IUI कराने में इंटरेस्टेड होते हैं कि इतनी मुश्किल से एग बनाया है, पेशेंट असिस्टेड टेक्निक चाहता है ताकि इनफर्टिलिटी की समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से ओवरकम किया जा सके, तो उसी दिनों में, यानी कि स्टिमुलेशन के बाद जब हमने ट्रिगर लगाया, ट्रिगर के 36 आवर्स के अंदर हम IUI पेशेंट को कर देते हैं और पेशेंट काफ़ी हद तक कंसीव भी कर जाते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहां से वीडियो को चेक करके प्रॉपर तरीके से IUI स्टिमुलेशन और IUI के तरीकों को भी आसानी से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में एक टिप देना चाहूँगी, जिस तरह मैं अपनी हर वीडियो में एक टिप देती हूँ कि यदि किसी पेशेंट की एज 40 है, उसका EMH लेवल 1 या 1 से कम है, पेशेंट के जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, तो वो बिना समय गवाए, बिना इधर का ट्रीटमेंट करें, डायरेक्ट IVF के लिए ट्राई करें। IVF में पेशेंट की ओवरीज को बेहतर तरीके से स्टिमुलेट करके कुछ ओवरीज से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स होते हैं उनको ट्रैप करके पुलिंग कर ली जाती है और फिर उन्हीं एग्स के हस्बैंड के स्पर्म्स के द्वारा एम्ब्रियो बनाकर फ्रीज कर दिए जाते हैं। यदि
की स्टिमुलेशन का रिजल्ट अच्छा होता है और अच्छी क्वांटिटी में एग्स मिल जाते हैं, तो फिर 2-2 या 4-4 एम्ब्रियोज पेशेंट की यूट्रस में हम एवरी मंथ ट्रांसफ़र कर देते हैं और उससे उसकी कंसेप्शन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई एनिवुलेशन पे जानकारी। आशा करती हूँ आपको इसमें अपनी कई समस्याओं के समाधान मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो में को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर दिए गए आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि और वीडियोस का लिंक भी आपको इजीली मिल सकता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के बाय।